लगेगा लगेगा, चिंता नहीं कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बुद्धि नामक चैप्टर को, है ना। बुद्धि नामक चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसका जो है ना खास जो है ना बात पर विचार करना है कि क्या क्या चीजें हम लोग को इसमें देखना है। सीटेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धि, है ना। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत भी इसमें आएगा, उस सारे सिद्धांतों को भी देखना पड़ेगा, कौन कौन से सिद्धांत है इस सबको देखना पड़ेगा, तभी जो है बुद्धि नामक चैप्टर आपका क्लियर हो पाएगा। देखिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बुद्धि के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला बात तो यह है कि बुद्धि के बारे में दो तीन बातें आपको खास तौर पर याद रखना होगा। बुद्धि नामक चैप्टर में दो तीन बातें आपको खास तौर पर याद रखना होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। देखिए बुद्धि जो होता है ये क्या होता है? ये होता है जन्मजात, है ना। बुद्धि क्या होता है? जन्मजात। जन्मजात हम इसके लिए इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का बुद्धि जो होता है वो क्या होता है? जन्म से ही उसके पास में होता है, बस उसको निखारने की जरूरत है कि आप कितना ज्यादा आप उसको निखार रहे हैं। इसीलिए बुद्धि जो है वो क्या है बताइएगा? जन्मजात है। और बुद्धि एक और खास बात यह है कि बुद्धि सब में होता है, किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है, लेकिन बुद्धि तो है सब में, क्योंकि जन्मजात है तो ये स्वाभाविक सी बात है। अब जन्मजात है तो स्वाभाविक सी बात है कि सब में तो होगा। अब किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, है ना। उसके बाद में देखिए हम आपको बताते चले कि जैसे अधिगम जो होता है, अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो अधिगम मतलब क्या बोलते हैं हम इसको? सीखना। तो बिना बुद्धि के प्रयोग से आप किसी चीज को सीख नहीं सकते। इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि के प्रयोग के द्वारा ही आप किसी चीज को क्या करते हैं? सीखते हो। यानी किसी भी चीज का लर्निंग करने के लिए बुद्धि जरूरी है। अगर आप किसी चीज को लर्न करना चाहते हो, अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप तभी सीख पाइएगा जब आपके पास में क्या होगा? बुद्धि होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, इस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चा को हम कहते हैं कि 5+2 बराबर क्या होगा, 7+3 बराबर क्या होगा, 4+3 बराबर क्या होगा। किसी बच्चा को हम जोड़ दिए, और ऑलरेडी जोड़ देने से पहले जोड़ की अवधारणा को हम बता चुके हैं कि हाँ जोड़ कैसे बनाया जाता है। अब फिर बच्चा को हम फिर से दोबारा सीख रहे, 7+3 ये 7 हो गया। बच्चा बोला कि कैसे 7 हुआ? तो फिर से हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो सीख नहीं पा रहा है। वो बोला 8 होगा, हम बोले 7 होगा। समझाना चाह रहे, समझ रहे, तो हम लोग लास्ट में क्या होता है? बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास? कह देते हैं ना कि बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि हमको ऑलरेडी अवधारणा यह मिल चुका है कि अधिगम तभी होगा जब आपके पास में बुद्धि होगा। अर्थात किसी चीज को सिखाने के बाद में जब कोई बच्चा नहीं सीख पाता है जल्दी से, तो आमतौर पर हम लोग यही ना कह देते हैं कि बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास। इसका मतलब क्या है? सीखने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। अर्थात दूसरे लाइन में आपको यह समझना है कि आपको यह ध्यान रखना है कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि का प्रयोग करके ही हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं? अधिगम कर सकते हैं। किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, ठीक है ना। बुद्धि जो है ना सिंगल नहीं होता। बुद्धि का एक अपना क्या होता है? ये सिंगल नहीं होता है, बात को समझिएगा। ये बुद्धि का अपना क्या होता है? एक सेट होता है ना। बुद्धि का अपना एक सेट होता है, यह सिंगल नहीं होता है ना। और उसके बाद में एक ये भी बता कि इंटेलिजेंस शब्द से ही बना हमारा कौन सा बताएगा? इनलेट या इंटरनल। बुद्धि जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल होता है। ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपको दिखा, किसी का बुद्धि दिखाई देता है कि भाई देखो कितना बार का बुद्धि है, 5 kg का लग रहा है। ऐसा तुमको बुद्धि किसी का दिखाई देगा? बुद्धि को केवल तुम महसूस कर सकते हो, केवल तुम फील कर सकते हो, बट बुद्धि आपको दिखाई नहीं देगा। इस बात को भी समझना है, ठीक है ना। तो बुद्धि के बारे में ये दो तीन बातें आपको हमेशा जो है ना ध्यान में रखना है कि कौन कौन चीजें इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। अभी तक हमने आपको ये बताया कि बुद्धि क्या होता है? जन्मजात होता है। फिर हमने बताया ये कि बुद्धि सब में होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। फिर हमने ये बताया किसी चीज को अगर सीखना हो तो उसके लिए बुद्धि का होना जरूरी है, मतलब अधिगम के प्रयोग के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। और उसके बाद हमने ये बताया कि बुद्धि क्या होता है? इंटरनल होता है, वो दिखाई नहीं देगा लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो। फिर हमने बताया कि बुद्धि सिंगल नहीं होता, बुद्धि का अपना क्या होता है बताइएगा? सेट होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक महोदय थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था बुद्धि का, जिनका नाम है बीने, है ना। एल्फ्रेड बीने इनको कहा जाता है पूरा पूरा।
लेकिन बीने साहब का कहना यह था, बीने साहब ने बुद्धि के कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने एक खंड सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो बीने साहब ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक खंड सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसके द्वारा बताएगा, बीने साहब के द्वारा, है ना। लेकिन वहीं एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है गार्डनर, ठीक है ना। तो ये दोनों, ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक की चर्चा हमको बुद्धि नामक चैप्टर में करना है, लेकिन ये दोनों का नाम काफी फेमस है। क्यों? क्योंकि बीने साहब ने सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसका नाम था एक खंड सिद्धांत, और सबसे अच्छा जो सिद्धांत बुद्धि में जो प्रस्तुत करता माना जाता है वो किनके सिद्धांत को माना जाता है, गार्डनर साहब को। उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था। क्या दिया था बताइएगा, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा कहा गया था बताइए, गार्डनर साहब के द्वारा, है ना। इनके अनुसार में बुद्धि के बारे में इन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति में जो बुद्धि होता है वो लगभग 8 प्रकार का होता है ना। तो गार्डनर साहब जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, और बीने साहब जो है क्या किए थे, तो वो एक खंड सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको बात रखना होगा याद, ठीक है ना। उसके बाद में अगर किसी भी चीज पर आपको समझना होगा कि किसी भी चीज पर अगर आपको समझ बनाना हो, समझ का मतलब क्या होता है बाबू, अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज पर अगर आपको समझ बनाना हो, किसी भी चीज पर आपको अगर अंडरस्टैंड करना, तो उसके लिए किसका जरूरत है, बुद्धि का। मतलब समझदारी के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। अगर किसी अवधारणा को आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुद्धि का होना जरूरी है। अगर बुद्धि आपके पास में कम है, बुद्धि नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी विषय वस्तु की समझदारी उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना आप चाहते हैं। उसके बाद में आपको बताते चले कि जैसे एक शब्द आप लोग और सीखे होंगे जिसका नाम होगा क्या, चिंतन। जिसका नाम होगा क्या, चिंतन, है ना। और एक शब्द और आता है हमारे पास में जिसको हम लोग कहते हैं तर्क। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बताइएगा, थिंकिंग। और तर्क को हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा, लॉजिक, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चिंतन, अगर चिंतन कोई व्यक्ति कब करता है, चिंतन कोई व्यक्ति तब करेगा जब उसके पास में क्या आता है, समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है। बिना समस्या का कोई व्यक्ति चिंतन कर ही नहीं सकता। चिंतन को हम लोग क्या कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। अच्छा बताइए, हम आपको थिंकिंग नामक चैप्टर पढ़ाए, थिंकिंग नामक चैप्टर पढ़ाए, उसमें हमने बताया कि जब किसी व्यक्ति के पास में कोई समस्या आता है, उस समस्या के समाधान के लिए जो व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर भी कह रहा है कि थिंकिंग यानी चिंतन, चिंतन तब होगा जब समस्या आएगा, लेकिन समस्या के समाधान के लिए आप में विचार तभी उत्पन्न होगा, उसके सॉल्यूशन तक आप तभी पहुंच पाएंगे। पहुंचने के लिए बीच का माध्यम हमारे पास में कौन सा है, बुद्धि। अगर बुद्धि आपके पास नहीं है तो किसी समस्या के समाधान के लिए आप चिंतन भी नहीं कर सकते। अगर तो चिंतन करने की प्रक्रिया में अहम भूमिका किसका होता है भाई साहब, बुद्धि का होता है। और उसके साथ साथ में किसी भी चीज पर, किसी भी समस्या के समाधान पर अगर आपको लॉजिक लगाना हो तो लॉजिक लगाने के लिए भी बुद्धि का होना क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब हो गई हमारी कौन सी जानकारी, बेसिक जानकारी जो आपको याद रखना होगा। पहला बात आपको क्या याद रखना है कि बुद्धि होता है जन्मजात। बुद्धि एक नहीं होता है, बुद्धि का एक सेट होता है। हमने कहा कि बुद्धि जन्मजात होता है, तो बुद्धि सबके पास होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। हमने कहा किसी चीज को सीखने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है, यानी लर्निंग के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। किसी चीज को आप तभी सीख पाएंगे जब बुद्धि का प्रयोग करके ही किसी चीज को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि किसी चीज की समझदारी, अगर आप में किसी अवधारणा की समझदारी आपको विकसित करना है तो उसके लिए बुद्धि का होना जरूरी है, और बुद्धि हमको सहायता भी करता है किसी चीज को समझने में। फिर हमने कहा किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर आपको चिंतन करना हो, थिंकिंग करना हो, तो उसके लिए बुद्धि का होना जरूरी। अगर बुद्धि जो है ना चिंतन को करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। लॉजिक लगाने में बुद्धि हमारा क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। दो मनोवैज्ञानिक के बारे में हमने चर्चा किया है। एक मनोवैज्ञानिक है बीने साहब, एल्फ्रेड बीने इनका पूरा नाम था। इन्होंने एक खंड सिद्धांत दिया था बुद्धि का। और एक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं गार्डनर साहब, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, किसका बताएगा, बुद्धि। तो इतना बातें क्लियर होगी, ये बेसिक चीजें हो गई कि बुद्धि नामक चैप्टर में इतना बात आपको जानना ही पड़ेगा। उसके बाद में अब देखिए आपके नोट्स में कुछ परिभाषा भी लिखा हुआ है, उस परिभाषा को ध्यान दीजिएगा। एक मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न, है ना। स्टर्न के अनुसार में बुद्धि की क्या परिभाषा है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि बुद्धि जीवन की नई समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। उन्होंने कहा, आप सामान्य भाषा में समझिए, उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति नया
नया परिस्थिति में, नया सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने में, जो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने की प्रक्रिया में जो उसका तरीका होता है, लहजा होता है, वो कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है। मतलब ये कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए कि ट्रेन में 4 आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन में बहुत भीड़ है, आपका सीट अगर वेटिंग है, अगर आपकी टिकट वेटिंग है, तो आप क्या करते हैं? वहां पर बुद्धि लगाते हैं। मतलब ये कि वहां पर अगर एडजस्ट करना हो तो बुद्धि के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं एडजस्ट करने का ढंग हुआ तो आप बुद्धि नहीं लगाएंगे। जैसे 4 आदमी ऑलरेडी बैठा हुआ तो प्यार से आप बुद्धि लगा करके बोलिए कि भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए, हमको अगला स्टेशन को उतरना है, बस पैर में दर्द है ना। तो ऐसा स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? मतलब किसी भी नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने के लिए बुद्धि जो है ना क्या करता है? सहायता आपको प्रदान करता है। किसके अनुसार ये बातें कही गई है? तो स्टर्न साहब के अनुसार ये बातें कही गई। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था थॉर्नडाइक, है ना। तो थॉर्नडाइक के अनुसार उन्होंने भी बुद्धि के बारे में कुछ परिभाषा दिया है, उसको देख लीजिए। कहता है बौद्धिक योग्यता का कार्य अनुमान लगाना, तर्क योग्यता, साहचर्य सीखना, इसी को उन्होंने क्या कहा? बुद्धि का। अब इस सब चीज को आप याद नहीं कीजिए कि स्टर्न ने क्या परिभाषा दिया, थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दिया। हम आपको नोट्स में इसलिए लिख दिए क्योंकि ये आपका फॉर्मल नोट्स है, तो इसमें 2-3 को परिभाषा रहना जरूरी है, लेकिन ये सब चीज को आपको याद नहीं करना। सीटेट के दृष्टिकोण से परिभाषा याद करने का कोई मतलब है नहीं। बस आपको क्या करना है कि इस टॉपिक की अवधारणा को केवल समझना कि कॉन्सेप्ट क्या इसका कह रहा है। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? तो अब हम लोग आते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत, मतलब कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहला आपके नोट्स में लिखा हुआ है एक कारक या एक तत्व सिद्धांत। सबसे पहले किसने दिया? तो एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत दिया था, किसने बताएगा? तो वही हमने बताया था, एल्फ्रेड बीने साहब ने सबसे पहले क्या किया? एक कारक या एक तत्व सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। नाम क्या था बताइएगा? एल्फ्रेड बीने साहब, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको एक चीज और याद रखना है कि देखो, आप समझना कि मेंटल एज, मतलब हम इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक आयु। तो मानसिक आयु का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो एल्फ्रेड बीने साहब ही थे। तो बीने साहब के बारे में 2 बातें तुम याद रखना। पहला तो ये कि सबसे पहले मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो याद रखना होगा कि भाई बीने साहब ने। अगर तुमसे ये पूछे कि बुद्धि का एक खंड सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो वो क्या हो जाएगा बताइएगा? बीने साहब ने। दोनों का कॉन्सेप्ट एक तो याद रखना ये कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बीने। और दूसरा ये याद रखना कि एक खंड सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वो भी कौन हो जाएगा? बीने साहब। दोनों क्लियर हो रहा है बातें, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और उसके बाद में, जैसे देखो हम लोग आगे चल करके अलग अलग, जैसे एक खंड के बारे में, द्विखंड के बारे में, त्रिखंड के बारे में, बहुकारक के बारे में, अलग अलग तरह का बुद्धि का प्रकार है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कौन सिद्धांत कौन मनोवैज्ञानिक देता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा खाली हम याद कर लेंगे, क्योंकि बुद्धि नामक चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे फैक्चुअल प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फैक्चुअल प्रश्न ही हो गया ना कि एक खंड सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो बी ने। ये फैक्ट वाला प्रश्न हो गया, इसको याद करना होगा। उसके बाद में हमने लिखा कि द्विकारक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन। तो एक खंड सिद्धांत किसने दिया था? तो बीने साहब। लेकिन द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। देखो आपके नोट्स में लिखा होगा द्विकारक सिद्धांत। उसके बाद में एक और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी, है ना, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था बताइएगा? वो था हमारे कौन सा बताइएगा? थॉर्नडाइक साहब ने, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा जो है हमारे पास में आता है कौन सा? तो तीसरा हमारे पास में आता है समूह कारक सिद्धांत, मतलब ग्रुप थ्योरी। इसको किसने दिया था? थर्स्टन और कैली। कैली एक सहयोगी हुआ करते थे, थर्स्टन साहब के सहयोगी कौन थे? कैली। इन दोनों ने मिलकर, मतलब कैली का सहयोग था समूह कारक सिद्धांत को प्रतिपादित करने में। हालांकि मेन रूप से नाम आता है किनका बताइएगा? थर्स्टन साहब का। लेकिन अब देखो तुमको ना एक कंफ्यूजन हुआ होगा यार, तुमको लग गया होगा सर अभी आप बताएं बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर दिया। तो देखो हम बहुबुद्धि सिद्धांत का बात किए हैं गार्डनर के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? बहुतत्व की बात कर रहा है। बात को समझिएगा, दोनों में क्या है? अंतर है ना। यहाँ बहुतत्व का मतलब हो गया मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो दिए थे थॉर्नडाइक साहब ने। लेकिन वही बात करेगा अगर ग्रुप फैक्टर का या बहुबुद्धि सिद्धांत का, है ना, तो उसको किसने दिया था? तो ग्रुप फैक्टर को दिए थे थर्स्टन और कैली। और वहीं अगर पूछ देगा बहुबुद्धि
तब वो कौन दिए थे बताएगा, गार्डनर साहब, ठीक है ना। उसके बाद में प्रतिदर्श सिद्धांत को किसने दिया था, थॉमसन ने। उसके बाद में याद रखिए क्रमिक सिद्धांत को किसने दिया था, वर्नन और फिलिप बर्ट। फिलिप बर्ट एक सहयोगी हुआ करते थे किसके बताएगा, वर्नन के। उसका त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड। इनका पूरा नाम था जेपी गिलफोर्ड। क्या नाम था, जेपी गिलफोर्ड। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था, त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत, इसको 3D थ्योरी भी हम कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड का, जेपी गिलफोर्ड का जो थ्योरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3D थ्योरी भी कहते हैं। 3D थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, जेपी गिलफोर्ड का, ठीक है ना। उसके बाद में त्रिआयामी सिद्धांत में ही उन्होंने कहा था संरचनात्मक सिद्धांत की चर्चा जो है ना, संरचनात्मक सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि स्ट्रक्चरल थ्योरी का बात किसने किया था बताएगा, ये भी किसने किया था, गिलफोर्ड साहब ने ही किया था। अब तुम्हारे दिमाग में इतना सारा बात आ गया कि तुमको लग रहा है सर हम किसको याद करें किसको नहीं याद करें, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो हम जिसको बता रहे हैं उसको याद करो। पहला तो ये कि अगर तुमको इतना सारा में सब याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है उसको याद करो। पहला ये कि अगर हम बोले एक खंड सिद्धांत बीने वाला, उसको याद रखना। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अंडरलाइन करते चलो। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो बीने साहब ने, उसको याद रखना। एक खंड सिद्धांत किसने दिया था, तो बीने साहब ने, उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में समूह कारक सिद्धांत, देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, थॉस्टन साहब ने, थॉस्टन और कैली, उसको याद रखना कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, थॉस्टन और कैली ने। और उसके बाद देखो लास्ट में सबसे लिखे होंगे हम लोग त्रिआयामी सिद्धांत, कौन दिया था, 3D थ्योरी। तो 3D की थ्योरी किसने था, गिलफोर्ड। बस इसको याद रखना, बाकी इसके अलावा में ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बुद्धि नामक चैप्टर में ज्यादा सवाल 2 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से ही पूछा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सवाल जो है ना आपको मिलेगा किसे, जो 8 प्रकार के बुद्धि बताए थे गार्डनर। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलेगा, बाकी इस सबसे ज्यादा सवाल मिलने का चांस नहीं है। लेकिन हम जो तुमको बोले हैं केवल उसको याद रखना कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी थॉस्टन ने, एक खंड सिद्धांत किसने दिया, तो उसके बाद बीने ने। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो बीने ने। और उसके बाद में तुम यह याद रखना मेंटल एज के साथ साथ में त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3D थ्योरी किसने दिया था, तो यह दिया था जेपी गिलफोर्ड, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में बताएगा, बुद्धि। इतना तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, इतना तक बात क्लियर हो गया तो बताते चलो। एक खंड सिद्धांत किसने दिया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बीने ने। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, समूह कारक ग्रुप फैक्टर थे थॉस्टन ने। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने। 3D थ्योरी हम उसी को कहते हैं, इतना याद तो रह ही सकता है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं बुद्धि की विशेषता पर। बुद्धि की विशेषता क्या क्या है समझने का प्रयास करेंगे। अब लोग चूंकि चैप्टर ये बड़ा है ना, तो ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे उसका चर्चा हम किए हैं, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहला ये चीज कह रहा है बुद्धि की विशेषता में कि बुद्धि क्या है, एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है। पहला विशेषता क्या कर रहा है कि बुद्धि जो है ना वो क्या है, जन्मजात शक्ति। हम आपको अभी बताए हैं कि बुद्धि क्या होता है, जन्मजात शक्ति। तो मतलब हम आपको अभी बताएं कि बुद्धि जो क्या होता है वो जन्मजात होता है। तो ये पावर कैसा है, जन्मजात, जो हर व्यक्ति को मिलता है। मतलब जन्म से ही बुद्धि लोग लेकर के आया। मतलब आप यह बात समझिए कि ऐसा पावर है जो आपको जन्मजात ही मिला हुआ है। तो पहला विशेषता तो यह है कि बुद्धि कैसी शक्ति है, तो जन्मजात शक्ति है। दूसरा ये कि अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन समझते हैं क्या होता है, अमूर्त चिंतन जो तुम्हारे सामने नहीं हो उसके बारे में अगर तुम थिंकिंग कर रहे हो, और जो तुम्हारे सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन करने की योग्यता अगर प्रदान करने का कोई काम करता है तो वो भाई साहब हमारे कौन है, बुद्धि। यानी कि बुद्धि, अमूर्त का मतलब जो चीज तुम्हारे सामने नहीं है। एक होता है कंक्रीट, कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं मूर्त, और एक होता है अमूर्त जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो जो तुम्हारे सामने नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं। जो तुम्हारे सामने नहीं है उसके बारे में भी थिंकिंग करने की योग्यता प्रदान कौन करता है,
ये किसका विशेषता है? तो ये है भाई साहब बुद्धि का विशेषता। तो पहला विशेषता क्या है? जन्मजात शक्ति। दूसरा विशेषता क्या है? तो दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। और तीसरा विशेषता यह कि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। पूर्व अनुभव का मतलब ये हो गया कि जिस चीज को आपने पहले कभी सीखा है, जब आपने कभी सीख करके उस चीज के बारे में अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो बुद्धि में इतना क्षमता होता है कि पहले का जो आपका अनुभव है उस अनुभव को जोड़कर नया चीज सिखाने की क्षमता प्रदान करने का काम कौन करता है? बुद्धि करता है। ठीक है बात। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है ना, तो ये हमारा, अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम आप लोग को सीटेट का कोचिंग 7 साल से 2017 से पढ़ा रहे हैं। हम आपके सामने, हम आपके बीच में ये चीजें पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए कि 2 साल अगर हमारा बीच में ब्रेक भी हो जाए, मतलब अगले 2 साल हम नहीं पढ़ाए, अब फिर 2 साल के बाद में हम बोर्ड पर आए अपना मार्कर ले करके, तो बताइए, अब आप ही बताइए, क्या हमें पूर्व का अनुभव काम देगा कि नहीं देगा? हमने पिछले 7 साल में जो चीजें पढ़ाया है, क्या वह अनुभव हमको फिर से 2 साल बाद में भी काम देगा कि नहीं देगा? देगा। लेकिन यह दिलवाने का काम कौन कर रहा है? बुद्धि। अर्थात बुद्धि का यह भी विशेषता है कि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। पहले का जो अनुभव है उससे कैसे आपको लाभ उठाना है, उस लाभ के कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? बुद्धि करता है। ये तीसरा विशेषता हो गया। चौथा विशेषता कहता है कि एक यह व्यक्ति के भले बुरे या फिर सत्य असत्य या फिर नैतिक अनैतिक का मतलब समझ रहा है? कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन बुरा है। जैसे समाज के लिए कुछ नैतिक कार्य होता है, कुछ अनैतिक कार्य होता है। तो नैतिक अनैतिक, जैसे कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति रेलवे फाटक पर गिर गया, तो आपका नैतिक जिम्मेदारी क्या बनता है? नैतिक कर्तव्य क्या बनता है? उस बूढ़े व्यक्ति को उठा करके एक सही जगह पर ला करके उसको रखना, या उसको पूछना कि क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ। लेकिन आप अनैतिक या अनैतिक तब हो जाएंगे जो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है, बेचारा रेलवे फाटक पर गिर गया, आप देख करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो भाई आप में नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो आप ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि नैतिक अनैतिक में अंतर करने की योग्यता, मतलब आप झूठ साच, सही गलत, नैतिक अनैतिक का पहचान किसके द्वारा कर सकते हैं? बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। बात समझ में आया? किसके द्वारा कर सकते हैं? बुद्धि के द्वारा। तो एक ये भी विशेषता हो गया। उसके बाद विशेषता कहता है कि बुद्धि पर वंशानुकरण, वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ध्यान रखना, हमारे बुद्धि पर हमारे हेरिडिटी का भी प्रभाव होता है, और हेरिडिटी के साथ साथ में हमारे वातावरण का भी प्रभाव होता है। मतलब हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव हमारे इंटेलिजेंस पर होता है। आप कहिएगा सर कैसे? तो देखो, हम आपको कहते हैं कि जैसा आपका वातावरण होगा उसके अनुसार तो आप में बुद्धि का विकास होगा ही होगा। अब आप मान लीजिए कि अच्छे समाज में नहीं रहे, एक ऐसा समाज में रह रहे हैं जहाँ पर रोज सुबह सुबह गाली गलौज हो रहा है, एक ऐसा समाज में आप रह रहे हैं जहाँ पर रोज सुबह सुबह जो है नकारात्मक भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, तो बताइए आती आपके बुद्धि का विकास कैसा होगा? उसी टाइप का बुद्धि का विकास होगा जिस समाज में आप रह रहे हैं। और उसके साथ साथ में अनुवांशिकता का मतलब यह है कि बुद्धि के ऊपर थोड़ा हेरिडिटी का भी प्रभाव होता है। हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ होता जरूर है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मम्मी पापा मंद बुद्धि है, मम्मी पापा अगर तुम्हारे मंद बुद्धि है, तो चांस ये रहता है कि बेटा भी मंद बुद्धि पैदा होगा। लेकिन ये 100% नहीं है, क्योंकि जब हम विकास नामक चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें अनुवांशिकता के सिद्धांत को हमने बताया था, और अनुवांशिकता को सिद्धांत को बताने के समय में ही हमने बताया था कि यह 100% नहीं है। किसी भी बच्चा का विकास केवल अनुवांशिकता पर तो डिपेंड कर ही नहीं सकता। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का देन होता है उसका क्या बताएगा? विकास। यहाँ पर भी हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बच्चा के बुद्धि जो होता है ना, वो केवल अनुवांशिकता के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल वातावरण के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ जैसा हेरिडिटी होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, उसी के अनुसार में उसमें बुद्धि का विकास होगा। तो ये हमारा कौन सा विशेषता हो गया कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण किसका किसका प्रभाव होता है? तो वातावरण का और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव होता है। उसके बाद में कहता है इसका विकास जन्म से किशोरा अवस्था तक माना जाता है। एक और बात है, देखो
जानते हो बुद्धि के बारे में क्या कहा गया है? बुद्धि के बारे में कहा गया है कि बुद्धि आप में विकसित जीवन भर नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना ये चीजें, हम लोगों ने पढ़ा कि अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया पढ़े ना। लेकिन बुद्धि निरंतर नहीं चलेगा भाई, इसका विकास का एक सीमा होता है कि जब जब तक उसका सीमा है तब तक हुआ, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाता है। जो चीजें आपके पास में है अब उसको यूज करके, पूर्व अनुभव को यूज करके नए नए चीजों को आप सीखते हैं। आप कहते हैं कि सर एक उम्र के बाद में जब बुद्धि खत्म हो जाता है तो फिर आदमी बुढ़ारी में भी कैसे सीख लेता है? तो पूर्व अनुभव के द्वारा चीजों को सीखने। लेकिन हाँ, अब तुम चाहोगे, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा कि इसका विकास जो है वो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक, आप मान कर चलिए कि 0 साल से लेकर के और 18-20 साल की अवस्था तक जो बुद्धि का विकास होना होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे इसीलिए हमारे समाज में लोग कह देते हैं 25 साल का कोई व्यक्ति अगर 25 ईयर्स का कोई व्यक्ति अगर कोई अनैतिक या कुतार्किक कार्य करे तो लोग ये कह देते हैं ना कि बताओ इतना उम्र हो गया तो ये अभी तक दिमाग नहीं है तुमको, कहता है ना कि बुद्धि नहीं है, इतना बड़का हो गया बुद्धि नहीं, कह देता है ना लोग। लेकिन एक बच्चा, अब जैसे मान लो कि भोज में पापड़ छना रहा था, है ना, भोज में पापड़ छना रहा था, अब उसमें 25 साल का एक व्यक्ति गया पापड़ को इसे मार दे, उड़ा दिया, है ना, तो वहां पर 4 गो आदमी जो खड़ा रहेगा तो आपको क्या फीडबैक देगा कि बताओ 25 बूढ़ा हो गया लेकिन अभी तक बुद्धि ना है थोड़ा। मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका मतलब लोग के दिमाग में या मनोविज्ञान इस चीज को बैठाया है कि बुद्धि का विकसित होने का एक सीमा होता है। जैसे लोग आपसे एक्सपेक्टेशन कर देते हैं कि 25 साल के आप हो गए हैं तो आपकी बुद्धि का विकास हो गया होगा, लेकिन वही काम अगर 4 साल का कोई बच्चा करता है तो जल्दी कोई नहीं बोला छोड़ो भाई बच्चा अभी बुद्धि नहीं है इसके पास। हम लोग 2 शब्द का यूज करते हैं ना, अभी बुद्धि इसके पास नहीं है। और जब कोई बड़ा व्यक्ति उसी काम को करे हम लोग क्या कह देते हैं कि इतना बड़ा हो गया अभी तक बुद्धि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि जो है ना वो उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो बुद्धि जीवन भर तो नहीं होगा, बुद्धि का विकास जीवन भर नहीं होता है, लेकिन हाँ एक उम्र के बाद में उसमें शिथिलता जरूर हो जाता है, जितना होना होगा 18-20 साल तक हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको जीवन में जितना भी आगे बढ़ना है, अगर 18-20 साल तक इस बात को आप समझ गए, सबसे क्रिटिकल एज हालांकि माना गया है किशोरावस्था को, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हम आपको बता रहे हैं 6वीं क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक की पढ़ाई अगर वो सीरियसली कर लिया तो भाई साहब मैं तुमको बता रहा हूं ना, उसको जीवन में कोई परेशानी पढ़ाई में होबे नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि 98% लोग तो इस बात को समझ ही नहीं पाता है, समझ में ना, 98% लोग इस बात को नहीं समझ पाते। हम सभी 6वीं से 10वीं तक के पढ़ाई को खेल खेल में ही लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि अगर 18-20 साल तक आप में वह इंटेलेक्चुअलिटी आ जाए कि हमको जीवन में आखिर करना क्या है, उसके अनुसार में चीजों को पढ़ना लिखना आप चालू कर दीजिए। आप देखिए 25 साल होते होते 22 साल होते होते आपके सफलता आपके हाथ में रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा योग, ये हमारा विशेषता हो गया। हम लोग विशेषता के बारे में पढ़ें कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती है, एक बार रिवाइज कराते हैं। सबसे पहला विशेषता क्या, जन्मजात शक्ति। ध्यान से देखिएगा, बुद्धि के विशेषता को हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या, जन्मजात शक्ति, मतलब बुद्धि जो होता है क्या होता है, जन्मजात शक्ति होता है। दूसरा हमने क्या क्या, अमूर्त चिंतन की योग्यता, जो तुमको नहीं दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो तुमको नहीं दिख रहा है उसके बारे में चिंतन करने की योग्यता कौन देता है, बुद्धि का विशेषता है। तीसरा है पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, पहले का जो तुम्हारे पास अनुभव है उससे अगर प्रॉफिट उठाने का कैपेसिटी कोई देता है तो कौन देता है, बुद्धि देता है। उसके बाद में यह दिखता है कि यह व्यक्ति के भला बुरा नैतिक अनैतिक झूठ सच पहचानने की क्षमता प्रदान करता है, कौन, तो बुद्धि। उसके बाद हमने बताया कि बुद्धि जो है ना वंशानुकरण और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, मतलब बुद्धि के ऊपर हमारे हेरिडिटी और हमारा इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। और इसका विकास जो है ना वो जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक माना जाता है, मतलब हम बोले हैं कि इसके पास भी एक उम्र सीमा होता है, इसको समझने की जरूरत, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, तो इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं बताइए,
इतना बात आपको समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट बुद्धि पढ़ते समय हमारे पास में ये आता है जिसका नाम होता है बुद्धि लब्धि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि का बात करें तो बुद्धि लब्धि में दो तीन बातें समझना बहुत जरूरी। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बताएगा? आईक्यू, है ना। आईक्यू में समझिए, आईक्यू का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आईक्यू बराबर फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर फॉर्मूला होता है MA/CA गुना क्या बताएगा? 100, है ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब हो गया क्रॉनिकल एज, है ना। तो मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज 100 करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा क्या निकलेगा? मानसिक बुद्धि लब्धि निकलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईक्यू। तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। हालांकि MA का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। कौन दिया था? बीने साहब के द्वारा दिया गया था MA का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मेंटल एज को हम लोग मानसिक आयु कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मानसिक आयु कहेंगे। और क्रॉनिकल एज को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक आयु बोलेंगे, है ना। तो जो तुम्हारा मानसिक आयु है, जो तुम्हारा वास्तविक आयु है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आईक्यू निकल जाएगा। अब हमको समझने वाली बात यह है कि सर ये मानसिक आयु आखिर होता क्या है और वास्तविक आयु आखिर होता क्या है? तो देखिए, गांव देहात में वो कहावत सुने होंगे, है ना। और कहावत बिल्कुल सेट इस पर होता है। जैसे कोई कोई बच्चा जो होता है क्या कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि बच्चा है 10 साल का, अब 15 साल के उम्र का बच्चा जो काम करता है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि बच्चा है 10 साल का, लेकिन वह जो है ना 15 साल के बच्चों के बराबर किसी कार्य को कर रहा है। तो यहाँ पर समझिए, उसका वास्तविक आयु कितना साल? 10 साल है। लेकिन किसके किसके वास्तविक आयु के बराबर वह काम कर रहा है? 15 साल के बच्चों की आयु के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि यह उसका हो जाएगा कौन सा? मेंटल एज। और ये हो जाएगा इसका कौन सा? क्रॉनिकल एज। गांव देहात में कहावत सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए कि जैसे एक ये भी चीज हो सकता है कि 5वीं क्लास का बच्चा है और 8वीं क्लास का किसी मैथ को सॉल्व वो कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका वास्तव में क्या हो गया? वास्तविक उम्र, वास्तव में मतलब ये हो गया कि वो वास्तव में है तो 5वीं के लायक, लेकिन वह 8वीं के मैथमेटिक्स को वह सॉल्व कर रहा है। तो मतलब 8वीं के मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहा है, उतना दिमाग होना उसका मानसिक आयु कहलाएगा। लेकिन वास्तव में है किस क्लास में? 5वीं में। तो जो तुम्हारा उम्र है वही तुम्हारा कहलाता है वास्तविक, और जितना उम्र है उससे कितना अधिक आप काम कर रहे हो वो आपका क्या कहलाता है? मानसिक आयु कहलाता है। जैसे इस पर हम क्वेश्चन देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न हमने लिखा है कि एक बालक 10 वर्ष का है। एक बालक कितना वर्ष का है? 10 वर्ष का है। अब बताइए, एक बालक अगर 10 वर्ष का है तो स्वाभाविक से है कि बालक का वास्तविक आयु हम कितना मानेंगे? बताओ भाई, वास्तविक आयु तो 10 वर्ष ना हो गया। एक बालक का उम्र जितना होगा वही ना उसका वास्तविक आयु कहलाएगा। बालक का जितना उम्र है वही उसका क्या कहलाएगा? वास्तविक आयु कहलाएगा। तो एक बालक जो है ना वो कितना वर्ष का है? 10 वर्ष का है। वह 12 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित 20 प्रश्नों को हल कर देता है। अब हमारी बात को समझिएगा, कह रहा कि बचवा है 10 वर्ष का, लेकिन 12 साल के बच्चों के लिए जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न का समाधान भी यह 10 वर्षीय बच्चा कर दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 वर्ष तो इसका क्रॉनिकल एज है, लेकिन भाई साहब 12 साल के बच्चों का जो प्रश्न है उसका समाधान भी ये 10 साल का बच्चा कर दे रहा है। इसका मतलब इसका मेंटल एज, इसका मानसिक आयु कितना हो जाएगा? 12। बोलो ना। तो यहां पर CA का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा? 10। और मेंटल एज का मान क्या हो जाएगा? 12। अब कह रहा है कि भाई साहब इसका IQ बताइए। तो हमने फॉर्मूला लिखा MA/CA गुना 100। 10 दहाई 100, 12 दहाई 120। इसका IQ कितना होगा? 120।
मनोविज्ञान में माना गया है कि अगर कोई बच्चा का IQ 120 है तो वो प्रखर बुद्धि वाला बालक होगा, कुशाग्र बुद्धि वाला बालक होगा, जिसका बुद्धि कुश का मतलब तेज है, वो प्रखर, प्रखर का मतलब क्या होता है? तो इस तरह से जो है ना हम लोग जो है ना बुद्धि लब्धि के फॉर्मूला के अनुसार में किसी भी बच्चा का IQ निकाल सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉनिकल एज क्या है और मेंटल एज क्या है। जितना हमारा उम्र है वो हमारा क्रॉनिकल एज कहलाएगा, और जितना उम्र के लायक हम काम कर रहे हैं वो हमारा क्रॉनिकल मेंटल एज कहलाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को बट्टा में करके 100 से, तो हमारा IQ हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए उसके बाद में हमने एक डाटा आपके सामने लिखा, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि बुद्धि एगो ऐसा चैप्टर है जिसमें फैक्चुअल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बुद्धि चैप्टर ही ऐसा है कि जिसमें आपको फैक्चुअल प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके सामने हम एक डाटा लिखे, उस डाटा को याद कर लीजिएगा। डाटा को हम सीधे पढ़ दे रहे हैं। 140 से अधिक अगर IQ है किसी बच्चा का तो उसको जीनियस माना जाता है, प्रतिभाशाली। अगर किसी का IQ 121 से 140 है तो उसको प्रखर बुद्धि वाला माना जाएगा। अगर 91 से 110 के बीच में है तो उसको सामान्य बुद्धि माना जाएगा। अगर 81 से 90 के बीच में है तो उसको मंद बुद्धि माना जाएगा। और उसके बाद में 71 से 80 है तो उसका बुद्धि अल्प बुद्धि होगा, है ना। और 71 से कम है तो उसको इडियट चाइल्ड कहते हैं, मतलब वह हो जाएगा हमारा कौन सा, जड़ बुद्धि वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो आपको चार्ट दिख रहा है यह चार्ट टर्मैन के अनुसार दिया गया। किसके अनुसार में? टर्मैन के अनुसार में। इसको याद रखिएगा, टर्मैन 1916 में 1916 में इस चार्ट को उन्होंने क्या किया था बताइएगा, प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार में उन्होंने बताया था कि कितना IQ वाला बच्चा को हम किसके श्रेणी में रखेंगे। उसमें हमने परसेंटेज भी बताया है कि प्रतिभाशाली बालक जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं उसका परसेंटेज कितना है, मात्र 1%। देख रहे हैं, प्रखर बुद्धि वाला का परसेंटेज कितना, मात्र 5%। तीव्र बुद्धि वाला का कितना, 14%। सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज, सामान्य बुद्धि जनरल स्टूडेंट का, है ना, कितना है, 60%। मंद बुद्धि का भी क्या हो गया, कम हो गया, 14। अल्प बुद्धि का भी क्या हो गया, 5। और जड़ बुद्धि का भी क्या हो गया, बहुत कम, 1। तो देखो दुनिया में जरूरत से ज्यादा तेज आदमी भी कमे हैं और जरूरत से ज्यादा कमजोर आदमी भी कमे हैं। मैंने दोनों का परसेंटेज कितना है, मात्र 1-1%। अब आपने देखा होगा कि बहुत जीनियस लोग बहुत कम मिलते हैं और एकदम बकलोल लोग भी कम मिलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, जिसको इडियट चाइल्ड या MR या फिर मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। लेकिन सामान्य लोग आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। इसीलिए देखिए जनरल स्टूडेंट की प्रतिशतता ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें जीनियस का, ये इडियट स्टूडेंट का, उसकी प्रतिशतता क्या है, हमारे पास में कम है। और ध्यान रखना मेरे लालो, ये जो चार्ट हमने आपको बताया है अभी पढ़ करके, ये टर्मन साहब के द्वारा दिया गया है 1916 में, ठीक है ना। तो इसको सामान्य तौर पर नहीं लीजिएगा, कहीं कहीं बुद्धि नामक चैप्टर में ऐसा लिखा गया है कि 110 प्लस जिसका IQ है वो भी जीनियस स्टूडेंट है। हमने कहा 140 से अधिक वाला को जीनियस। तो ये चार्ट टर्मैन के साहब के अनुसार है। ये चार्ट जो है किसके साहब है, टर्मैन। एक टर्मैन मनोवैज्ञानिक थे। हमने नोट्स में लिखा है, देखो हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ, मतलब IQ को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसने किया था, टर्मैन। कब, 1916 में। और आपके सामने एक चार्ट हमने प्रतिपादित किया है। तो बोलो यहाँ तक बातें समझ में आएगा, आ गया समझ में। चलो अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, तो बुद्धि के प्रकार में। अब यहां से थ्योरेटिकल अब फैक्चुअल खत्म हो गया, अब थ्योरी अब आपके पास में आ गई। अब यहां से चीजों को समझने का प्रयास थोड़ा सा कीजिएगा, यहां से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ का मामला थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। देखो एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था, क्या बताएगा, जिनका नाम था थॉर्नडाइक, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार को कितने भाग में बांटा, 3 भाग में, ठीक है ना। अब इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। पहला बुद्धि का प्रकार उन्होंने कहा कि एक होगा हमारे पास में मूर्त बुद्धि। क्या होगा बताइएगा, मूर्त बुद्धि। उन्होंने कहा इसको हम लोग गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहा, गामक या यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये इसको हम लोग दूसरा बुद्धि उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने कहा दूसरा जो बुद्धि होगा वो हमारा होगा अमूर्त बुद्धि।
दूसरा जो बुद्धि होगा वो क्या होगा बताएगा, अमूर्त बुद्धि, जिसको हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और तीसरा उन्होंने क्या कहा, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। क्या कहा, सामाजिक बुद्धि, जिसको उन्होंने क्या कहा, सोशल इंटेलिजेंस। अब इन तीनों को बात को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक के यह बुद्धि के प्रकार से सवाल आपको पूछा जा सकता है। ये थॉर्नडाइक साहब के अनुसार में क्या है बताएगा, तो ये थॉर्नडाइक साहब के अनुसार में बुद्धि के प्रकार है, बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक साहब के अनुसार। अब पहला हमारे पास में कौन सा है, तो पहला है हमारे पास में मूर्त बुद्धि, जिसको गामक या यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैं तुमको सीधा समझाना चाह रहा हूं कि भाई साहब इस तरह के जो बुद्धि वाले बच्चे होंगे उसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा किसी औजार में, यंत्र में, मशीन में। मतलब मिस्त्री वाला काम जो नहीं होता है, जैसे मोटर मैकेनिक हो गया, मोटरसाइकिल मिस्त्री हो गया, कार मिस्त्री हो गया, तो जो मूर्त बुद्धि वाला जो बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा इंटरेस्ट किस तरह के, ज्यादा बुद्धि उसका किस तरह के काम में लगेगा, इसी तरह के काम में लगेगा, मतलब मैकेनिक वाला काम करने में उसको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो मूर्त बुद्धि वाला जो बच्चा होता है वह यंत्र और मशीन कार्य में विशेष रुचि रखेगा। और उसके साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अच्छा कैरियर के लिए वो मैकेनिक का काम चुनेगा, या फिर इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर, या फिर वह औद्योगिक कार्यकर्ता, इंडस्ट्रियल्स बनेगा। मतलब ये कि आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि जो बच्चा मूर्त बुद्धि वाला होगा उसका इंटरेस्ट ज्यादा किसमें होगा, तो ज्यादा उसका इंटरेस्ट होगा मैकेनिक से रिलेटेड कामों में, है ना। इंजीनियर बनेगा वह बच्चा, उसके साथ साथ ये कि मतलब नट बोल्ट वाला काम उसको क्या है, ज्यादा पसंद है। उसको हम लोग किस बुद्धि वाला श्रेणी में रखेंगे, मूर्त बुद्धि वाला श्रेणी के अंतर्गत में रखेंगे। और ये बच्चा भविष्य में चलकर क्या बनेगा, तो भाई अच्छा कारीगर बन सकता है, अच्छा मैकेनिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, औद्योगिक कार्यकर्ता भी बन सकता है, अगर जिस बच्चा के पास में मूर्त बुद्धि, ठीक है ना। और मनोविज्ञान में यह बातें माना गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 5 साल तक की अवस्था तक बच्चों में मूर्त बुद्धि खूब पाया जाता है। चाइना इस पर खूब काम करता है, हमारे देश के लोग इस पर काम नहीं करते। आपको याद है जब आप बचपन में हुआ करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पिताजी हमारे लिए जब कोई कार खरीद कर लाए, कोई जीप खरीद कर लाए खिलौना में, है ना, तो लाते थे तो एक दिन तो उससे बहुत अच्छा से खेलते थे, दूसरा का दिन उसका चक्का अलग कर देते थे, है ना, उसका पायदान अलग कर देते थे, उसका बॉडी अलग कर देते। लेकिन एक बात है, फिर उसको तोड़ देते थे तो फिर ओकरा जोड़ने का भी हम लोग प्रयास किया करते थे। अच्छा, उसको उसमें इंटरेस्ट आता था यार, मतलब अच्छा लगता था उसको तोड़ना जोड़ना। अच्छा, जीप को तोड़ने के बाद में खाली चकवा लेकर घुमाते थे कभी कभी, है ना। अच्छा, ये भी बात था कि जीप को अगर हम तोड़ दिए तो उसके सामान को हम फेंकते नहीं थे, अब उसमें जो हमारा बच गया उसको हम संभाल कर भी रखते थे। अब घर में मम्मी कहती थी कि क्या कचरा लगा कर रखा है, लेकिन मम्मी जब उसको फेंकने जाती थी कहते नहीं नहीं इसको मत फेंको, प्लीज 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 इसको मत फेंको, इसको मत फेंको, ये हमारा है। लेकिन मम्मी के लिए भले वो वेस्टेज था, लेकिन आपके लिए वो वेस्टेज नहीं था। आप इस बात को मानते हैं। तो क्या है कि हर बच्चा में शुरू में क्या होता है, आंतरिक बुद्धि की प्रकृति आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह के बच्चे क्या बनेंगे भविष्य में चल करके, मैकेनिक। जिसको नहीं था, कोई कोई बच्चा शुरू में ही पहचान में आ जाता है, उसको इसी सब काम में ज्यादा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। कल बनाने में, मोटर बनाने में, मोटरसाइकिल बनाने, मोटरसाइकिल खराब हुआ तो अपने से रिंच उंच लेकर के इधर उधर टिंग टांग करना चालू कर दिया। तो ये मूर्त बुद्धि वाले बच्चे, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत में हम इसको रखें। दूसरा है हमारा कौन सा, अमूर्त बुद्धि वाला बच्चा। अमूर्त बुद्धि वाला बच्चा क्या होगा कि यह मिस्त्री नहीं बनेगा, मैकेनिक नहीं बनेगा, यह भविष्य में चलकर बनेगा डॉक्टर, यह बनेगा चित्रकार, यह बनेगा आपको हम कह सकते हैं साहित्यकार। तो ये क्या होता है कि किसी चीज को देखने के बाद में उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, इमेजिनेशन में ज्यादा विश्वास करता है। जैसे अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि अमूर्त बुद्धि वाला जो बच्चा होगा इसको ज्यादा इंटरेस्ट जो होगा पुस्तकीय ज्ञान में, मतलब
किताब से इसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो अभी हम आपको बताए ना मूर्त बुद्धि वाला बच्चा, उसको किताब से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, और रियल में जिस चीज को देखता है ना उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अमूर्त बुद्धि वाला बच्चा जो होता है उसको किसमें इंटरेस्ट है? पुस्तकीय ज्ञान, मतलब किताब के ज्ञान में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, और स्वाभाविक सी बात है ज्ञान अर्जन में विशेष रुचि रहेगा, मतलब नॉलेज को लेने के लिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। और जो बच्चा किताब में रुचि रखता हो, नॉलेज लेने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो, वह बच्चा भविष्य में चलकर क्या बनेगा? वकील। वकील भी देख लीजिए, वकील दिन रात किताब में घुसा हुआ रहता है। आप जाके देखिएगा किसी वकील के ऑफिस में, भाई साहब पूरा संविधान पलट के रख दिया हो, ठीक है ना, पूरा अनुच्छेद में अनुच्छेद, पूरा सेक्शन फलना, सेक्शन चिलना, सेक्शन फलना, सेक्शन चिलना, देखे ना, उसके ऑफिस में जाएगा मोटी मोटी किताबें आपको मिलेगा। तो वकील बनने वाला व्यक्ति किस तरह के बुद्धि वाले होते हैं? अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो रियल में उसके पास नहीं है उसके बारे में भी वो क्या कर रहा है? इमेजिनेशन कर रहा है ना। उसके बाद में डॉक्टर के चेंबर में भी जाइएगा तो डॉक्टर के चेंबर में उसके टेबल पर जरूर किताब मिलेगा आपको, मतलब आप देखिए किताब मिलेगा पक्का। तो कैसा डॉक्टर बनने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी कैसा बुद्धि वाला व्यक्ति होता है? अमूर्त बुद्धि वाला, पुस्तकीय ज्ञान को ज्यादा, पुस्तकीय ज्ञान को हासिल करने में उसको ज्यादा रुचि होगा, है ना। उसके साथ साथ में दार्शनिक, फिलोसफर जो होता है, फिलोसफर का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब चीजें उसके सामने है नहीं लेकिन फिर भी उसके बारे में सोच रहा, फिर भी उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहा है, इमेजिनेटिव सोच वो विकसित कर रहा है। तो वो कौन बनेगा? वो बनेगा फिलोसफर। फिलोसफर बनना आसान काम नहीं होता है, साइकोलॉजिकल बनना आसान, मतलब हम साइकोलॉजिस्ट बनना आसान काम नहीं होता, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बनना आसान काम नहीं होता। अब सोचिए फ्रायड महोदय ने आपको बताया ना, फ्रायड महोदय के अनुसार में उन्होंने बताया बुद्धि 3 प्रकार का होता है। उन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार का, बुद्धि के बारे में मन 3 प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, उन्होंने बताया। अब सोचो जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में विचार कर रहा है वो व्यक्ति, तो समझ रहे कितना महान है ये काम ही भाई अपने आप में महान हो गया। डॉक्टर के पास में आप जाकर देखिए, डॉक्टर के पास में आप जब जाइएगा तो उसको जब अपना बीमारी का सिम्टम बताइए तो पूछे क्या हो रहा है, तो बोले डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। किधर दर्द हो रहा है? तो इधर हो। तो वो आकर के ऐसे ऐसे देखता है और देखने वाले कहता है कि हाँ ठीक है जाओ, समझ रहे ना। अब उसके बाद में दवा लिखना, उसको दिखा तो रहे भाई मलेरिया होगा, उसको तुम्हारे पेट में झाकर वो पूछ रहा है क्या, अरे भाई बताओ भाई कौन बीमारी हो, मलेरिया हो क्या? तो बोला अंदर से कि हाँ मलेरिया है। तो ठीक है चलो मलेरिया का दवा। ऐसा है क्या? बताओ आप, ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन डॉक्टर क्या कर रहा है? इमेजिनेटिव सोच के द्वारा, अब सोचो उसको दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी इमेजिनेटिव सोच के द्वारा वो उस समस्या का समाधान कर रहा है। किसके आधार पर? पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर। तो डॉक्टर बनेगा इस तरह के बुद्धि वाला बालक, दार्शनिक बनेगा, साहित्यकार बनेगा, लेखक बनेगा, है ना, शायर बन सकता है। शायर का नाम सुनो, शायर क्या करता है? सोचता है खाली, और सोचते क्या करता है? शायरी बना देता है। तो क्या होता है ना कि एक अच्छा मतलब शायर वही हो सकता है जिसमें एक इमेजिनेटिव सोच हो, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है उसके बारे में भी वह क्या करता हो? विचार करता हो। तो वह अमूर्त बुद्धि वाले बालक की निशानी है, अमूर्त बुद्धि वाले बालक की निशानी, जिसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहेंगे। तो समझ में आया बात? एक तो हम लोग पढ़े मूर्त और दूसरा पढ़े अमूर्त। तो मूर्त वाला में क्या दिखेगा तब उसको प्रॉब्लम समझ में आएगा, नहीं दिखेगा तो उसको प्रॉब्लम समझ में। अब जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास में जाएगा, मोटरसाइकिल घरे छोड़ दी, अगर देखिए ना मोटरसाइकिल हमें बड़ा धुआं दे रहा है, तो कहाँ है गाड़ी? तो घरे है। दवाई लिख देगा? नहीं ना होगा क्या? नहीं कहेगा लेकर आइएगा। अब उसके बाद में लेकर के जब जाइएगा आप तो मोटरसाइकिल वो अपने से चालू करेगा, एक्सीलेटर देगा, विंग। अब देखेगा पीछे धुआं तो फेंक रहा है, बोलेगा भाई ये वाला चीज इसका खोलो, इंजन खोलो, फलना खोलो, चिल्ला खोलो, कहेगा ये प्रॉब्लम है। तो देखा तब ना प्रॉब्लम बताए, घरे छोड़ के गया तो प्रॉब्लम बता देने। लेकिन डॉक्टर ही काम कर सकता है, डॉक्टर ये काम कर सकता है कि सर हमारा छोटे भाई को बड़ा पेट में दर्द हो रहा था, कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अच्छा ठीक है दवा लिख दे रहे। अब बोला क्या कि लेके आओ? नहीं ना, मतलब वो इमेजिनेटिव सोच रखता है, मतलब पुस्तकीय ज्ञान से उसका जुड़ा है। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। मूर्त और अमूर्त में इतना एग्जाम्पल हम आपको इसलिए दिए है ना, क्योंकि मूर्त वाला वो होता है कि जो दिखेगा तभी उसको समस्या समझ में आएगा। अमूर्त वाला में ये है कहानी, उसको नहीं भी दिख रहा है, उसके सामने सब कुछ अमूर्त है, नहीं दिख रहा है,
लेकिन उसके बारे में भी अपना विचार वह प्रस्तुत कर रहा है। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। वो कौन है? अमूर्त बुद्धि वाला बालक कहलाएगा। दोनों में बात अंतर समझ में है? तो मूर्त वाला बनेगा मिस्त्री, मैकेनिक, फलना चिल्ला इंजीनियर, और अमूर्त वाला क्या बनेगा? डॉक्टर, दार्शनिक, फिलोसफर, मनोवैज्ञानिक, शायर, कविता कवि बन जाएगा। इस तरह के, है ना। जैसे कवि बनने वाला का इमेजिनेटिव सोच होता है। आपने क्लास चौथी में एक कविता को पढ़ा होगा, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो एक कोयल जो है सूखे पेड़ के टहनी पर बैठ करके यह गाना को गा रही थी। अब कवि ने उसको देखा कू कू करते हुए, तो लिख दिया कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, दूसरों को भी ठंडा कीजिए और आप खुद ठंडा हो जाइए। समझ में आ रहा ना? तो क्या इमेजिनेटिव सोच हम इसको कहेंगे कि नहीं? इसको अमूर्त बुद्धि वाला वाला कहेंगे। अब तीसरा आता है हमारा कौन सा? सामाजिक बुद्धि वाला। तीसरा कौन है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वाला बालक एक ऐसा बालक होता है जिसका संबंध सामाजिक कार्यों से ज्यादा होगा। सोशल वर्क में वो ज्यादा विश्वास रखता है ना। हाँ, सोशल वर्क में ज्यादा विश्वास रखता है और वो व्यक्ति मिलनसार होगा। मतलब हाँ, अब सोचो भाई, नेताजी कितना मिलनसार होते हैं। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? बढ़िया। हाँ, समझ रहे हैं ना? मतलब ये कि भाई प्रणाम करने में उसको सेकेंडो नहीं लगेगा। आप अपने गांव के वार्ड पार्षद को देख लीजिए, आप अपने गांव के मुखिया जी को देख लीजिए, आप अपने क्षेत्र के विधायक को देख लीजिए, सांसद देख लीजिए, ये सब का नेचर कैसा होता है? एकदम मिलनसार होता है। हमेशा फल्ला जी ठीक है, हाँ ठीक है, कमल छाप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या है कि आपको ये व्यक्ति जो है ना मिलनसार होगा। सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति बाद में चलकर पॉलिटिशियंस बनता है, राजनीतिज्ञ बनता है। अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस बनते हैं उनके सामने में कि ये बुद्धि होता है ना कि उसके पास में भले किताबी ज्ञान नहीं है लेकिन समाज का ज्ञान है। उसको ये पता है कि समाज में लोगों को क्या चाहिए और किस तरह से हम अपने बात को रखेंगे ताकि हमारे बात पर लोग इंप्रेस हो जाए। समझ रहे ना? तो उसको सामाजिक बुद्धि वाला बालक कहेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होगा, है ना। वो व्यक्ति मिलनसार होगा, सामाजिक कार्य में रुचि रखेगा। आप देखिए, सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति या बाद में चलकर बनेगा व्यवसायी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन भी बहुत मिलनसार होगा। आप जाइए किसी के दुकान पर, किराना दुकान वाला के बोलेगा हमेशा जी 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 सर, बोलिए सर, बोलिए सर, और क्या दे दे सर, और दे दे के सर, चीनी कम कम रेट हो गया है, 42 रुपए केजी हो गया है, ले लीजिए 1 केजी। एक बोलेगा ठीक है 1 केजी दे, 1.5 केजी ले लीजिए ना। समझ ना? तो क्या बनेगा? व्यवसायी बनेगा। उसका टेक्निकल सोच ऐसा होगा कि आपको, आप दुकान पर उसके गए हैं तो आपको क्या करेगा? खुश करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे क्या हुआ कि 2 तरह का व्यवसायी होता है, 2 तरह का व्यापारी होता है। अब जिसको चलाने का ढंग नहीं है उसी ने बोला क्या चाहिए, फलना चीज चाहिए, वो चीज बना, वो चीज ला करके उसको दे दिया। मतलब कोई इंटरेक्शन उसका नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ में क्या है, सामाजिक बुद्धि वाला में, सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करेगा जिससे वह अग्रिम भविष्य के लिए उस व्यक्ति को जोड़ना चाहेगा कि हमारे दुकान में ये एक के दिन ना है, बार बार है, हम ऐसा व्यवहार इसके साथ में करें, है ना। आप मांगे 1 केजी चीनी ज्यादा, जान से 1.25 केजी लाया है, ठीक है, ज्यादा धर के ला दिया, ठीक है ना। तो एक ये सोच हो गया कि ज्यादा धर के लाए और उसके बाद में चीनी थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आपके प्लास्टिक में से जब चीनी निकल रहा है तो आपको दुख हो, कितना निकल रहा है भाई, कितना निकल रहा है ना। तो अब निकाल रहा है, दूसरा का ये जान से ले जाएगा 800 ग्राम, और तराजू पर रख देगा, उसके बाद लेगा थोड़ा थोड़ा डालेगा, कितना चढ़ रहा है जी। समझ में आ रहा है ना? दोनों में अंतर है, बात को समझिएगा। जब आपके प्लास्टिक में चीनी डाला जाता है थोड़ा थोड़ा तो आपको होता है अंदर से खुशी, और जब आपके प्लास्टिक से थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता कि कितना कम चढ़ रहा है। तो देखो, अच्छा दुकानदार, अच्छा बिजनेसमैन का सोच क्या, जान से वो कम चीनी धर के लाया, अंदर से बोरी में से तराजू पर रखा, थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, तुम्हारे चेहरा पर रहेगा मुस्कान, तुमको लगा कि भाई ये गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन जो निकाल रहा है थोड़ा थोड़ा तो तुमको उस पर हो जाएगा शौक, कौमे ना दे दिया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यवसायिक सोच। ये व्यक्ति सामाजिक बुद्धि वाला है। वो तुमको जान रहा है कि तुम्हारे चेहरा पर मुस्कान कैसे आएगा, तो वो जान रहा है कि तुम्हारे चेहरा पर मुस्कान ऐसे आएगा कि 800 ग्राम हम धर के ले जाए और थोड़ा थोड़ा करके 200 ग्राम और ऊपर दिया, तो 1 केजी है,
लेकिन चेहरा पर मुस्कान तुम्हारे ला दिया है। अब चेहरा पर मुस्कान ला दिया, इसका मतलब उसका सोच कैसा है, व्यवसायिक सोच, वो अच्छा व्यवसायी माना जाएगा। और वह व्यक्ति होता है सामाजिक बुद्धि वाला, उसको हम लोग सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस। अच्छा कूटनीतिज्ञ होगा। कूटनीतिज्ञ का मतलब ये हो गया किसी पक्ष विपक्ष पर अपना अच्छा विचार भी वो रख सकेगा, है ना। उसके बाद में सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब समाज में जो होने वाले कार्य, जैसे सरस्वती पूजा में सबसे आगे रहेगा, दुर्गा पूजा में सबसे आगे रहेगा। दुर्गा पूजा में जैसे मान लीजिए कि 9 वर्ष का शुभकामना, जैसे 1 जनवरी आ रहा है तो गांव के हर एक पोल पर पोस्टर चिपकाएगा कि हाँ 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना फलना पंचायत से भाई फलना सिंह, है ना, इस तरह का। तो क्या होता है, उसका इंटेंशन ये होता है कि लोग के दिमाग में हमारा पिक्चर एक छपे, लोग के दिमाग में एक भाई समाज में यह व्यक्ति क्या होता है, एक्टिव होता है। बसंत पंचमी में पिक्चर छपवा के पूरा पोल पर लगवाएगा, 1 जनवरी की शुभकामना देगा, अभी होली आया होली का शुभकामना देगा। तो क्या कहने का मतलब, वो सामाजिक का जो, जैसे देखो तुम्हारे अगर मोहल्ला में नाला जाम हो जाएगा तो सबसे पहले उधर कियागा कि चलिए हम वीडियो से आपको नोटिफिकेशन देते हैं, काहे नहीं हुआ काम, होना चाहिए ना भाई, चलिए नगर परिषद में शिकायत करते हैं, वो सबसे आगे रहेगा। और वो आगे काहे रह रहा है, ताकि भविष्य में वो टारगेट है नगर पार्षद बनना, समझ में आ रहा है ना। अब क्या है कि जब उस समस्या का समाधान करेगा तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज छप जाएगा कि यह व्यक्ति सारे सामाजिक कार्यों में आगे रहता है। चुनाव का समय आएगा तो बोलेंगे भैया देखिए कितना सहायता किए थे, बोले थे ना कि नाला हम बनवा देंगे, देखिए बनवा दिए, तो बस आंख मूंदकर जीभ छाप, समझ रहे हैं ना समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वह बनेगा अच्छा व्यवसायी, अच्छा राजनीतिज्ञ, अच्छा कूटनीतिज्ञ, और इसके साथ साथ में सामाजिक बुद्धि वाला। देखते हैं मोदी जी को, आप लोग देखते हैं मोदी जी का भाषण में कितना आरोह अवरोह होता है, कितना उतार चढ़ाव होता है। एक व्यक्ति ऐसा जो आ करके सीधे बोल गया, और एक व्यक्ति ऐसा जो आया तो उसके आवाज में एक रिदम है, एक आवाज है। देखिएगा मोदी जी भाषण बोले थे, बोलते भाइयों एवं बहनों, है ना, इस तरह से उतार चढ़ाव देखिएगा। जिस राज्य में जाकर कोई व्यक्ति भाषण देते हैं, आप देख लीजिएगा उस राज्य की भाषा को थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे बिहार में आए थे तो बोले थे कि का हाल बा, अब इतने पर जय हो मोदी जी की जय, समझ। अच्छा कूटनीतिज्ञ का निशानी यही होता है, अच्छा राजनीतिज्ञ का निशानी होता है कि वो तुमसे जुड़ाव चाहता है, मतलब तुम्हारे दिमाग में बात डाला कि भाई साहब हम तुमसे कितना ज्यादा जुड़े हैं कि तुम्हारे भाषा में हम बात कर रहे हैं, समझ नहीं। अच्छा पॉलिटिशियंस का ये सब क्या होता है, निशानी होता है। तो क्या है ना कि इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक बुद्धि। हमको लगता है कि तीनों प्रकार का बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया बुद्धि में, तो तुम यह बात रखना कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त में ये होगा समस्या देखेगा तब उसका समाधान जो है बनेगा मैकेनिक। अमूर्त में होगा समस्या नहीं भी दिख रहा है फिर भी इमेजिनेशन करके वो अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, वो अमूर्त होगा। सामाजिक वाला तो आप जानिएगा कि सोशल रिलेशन बनाएगा, मिलनसार होगा, सामाजिक काम में ज्यादा भूमिका निभाएगा, समाज के हित में वो ज्यादा काम करने का प्रयास करेगा। तो ये 3 प्रकार का बुद्धि किसने बताया था, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्लास में हम आपको गार्डनर साहब का 8 प्रकार का जो बुद्धि है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आएगा परीक्षा में। सबसे ज्यादा सवाल गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत से आता है। तो आज हम लोग पढ़े किसके बारे में, बुद्धि के बारे में, है ना। और बुद्धि के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि बुद्धि क्या होता है, जन्मजात होता है, बुद्धि सबके पास में होता है, कम या ज्यादा। बुद्धि होता है इंटरनल, बुद्धि सिंगल नहीं होता, एक सेट होता है। बुद्धि किसी चीज को समझने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है, चिंतन करने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है, तर्क शक्ति के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। और एक खंड सिद्धांत किसने दिया था, बताओ, एक खंड सिद्धांत किसने दिया, बीने ने। और उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर साहब ने। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, हॉस्टन साहब ने। उसके बाद में त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड साहब ने, है ना। और उसके बाद में हमने ये बताया आईक्यू बराबर क्या होता है, आईक्यू बराबर MA/CA गुना 100। MA मतलब क्या हुआ, मेंटल एज, CA मतलब क्रॉनिकल एज, और गुना कितना 100। उसको हम लोग क्या बोले, बुद्धि लब्धि बोले। फिर थॉर्नडाइक के अनुसार में बुद्धि कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन, मूर्त बुद्धि, दूसरा कौन, अमूर्त बुद्धि, तीसरा कौन, हाँ मूर्त बुद्धि वाला क्या बनेगा, मैकेनिक बनेगा। अमूर्त बुद्धि वाला डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इमेजिनेशन पर ज्यादा विचार करेगा। सामाजिक वाला सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक कार्य करता है।
आया समझ में? इतना तक चीजें क्लियर होगा। अब कल का जो क्लास होगा हमारा वो गार्डनर का होगा। गार्डनर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उस वाले क्लास को भी आप लोग मिस मत कीजिए।